तो गाइज जेएसएससी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे सचिवालय सेवाएं प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 16/12/2012 का। चलिए देखते हैं करके क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में है कि 4,000 का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कुछ तो फॉर्मूला होता है, लेकिन चलिए सिंपल तरीका से बताते हैं। तो इसमें कितना का बोल रहा है, तो 4,000, फिर 4,000 का यहाँ पे 4,000 लिख देते हैं, इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष दिया गया है, तो पहला वर्ष यहाँ पे इस तरह से रख देंगे और दूसरा वर्ष यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। तो अब 5% का वार्षिक ब्याज रखा है, तो अगर पहला वर्ष में अगर देखें तो पहला वर्ष में इसका कितना ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से। तो इसका 5% अगर निकालें तो क्या निकल गया, 4,000 का 5% अगर निकालें तो निकलता है 200 रुपये, यानी कि पहला साल मेरा क्या ब्याज निकल गया 200 रुपये। दूसरा साल फिर से वही ब्याज निकलेगा, 4,000 का 5% 200 रुपया निकलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इसका तो ब्याज मिलता है, लेकिन इसके बाद जो भी ब्याज बना उस पर भी ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे इसका 5% का ब्याज मिल गया दूसरा साल में। अब दूसरा साल में ये 200 रुपया जो बना इसका भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा इसका 5%। तो 200 का 5% क्या निकल गया, 5 दूनी 10 रुपये, यानी कि ये 10 रुपये। तो ये पूरा 2 साल का ब्याज हो जाएगा। तो कितना हो गया 200 और ये 200, 400 और ये 10, यानी कि 410 रुपया ब्याज मिलेगा उसको। ठीक, 4,000 का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 410 रुपये। तो नंबर इस तरह का क्वेश्चन है कि किसान ने लक्ष्य को 20,000 की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी, तो 3 सालों के बाद लक्ष्य द्वारा इंसान को देय राशि होगी, यानी कि 20,000 रुपये का उधार लिया है, कितना 20,000 रुपये का, और 8% उस पर ब्याज लगाया गया, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। तो 3 साल के बाद उसको कितना लौटाना होगा, कितना देना होगा, तो 3 साल में उसको देना होगा ये 20,000 और 3 साल में जो ब्याज बन रहा है वो दोनों मिला करके, तो वही चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। 3 साल के बारे में पढ़ा है, तो 3 साल के बारे में 3 साल पहले लिख लेते हैं। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया और ये तीसरा साल हो गया। चलिए कितना परसेंट बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 8%। तो पहला साल में कितना ब्याज मिलेगा उसको देना होगा, इसका 8%। 8 वर्ष सौ करेंगे तो आने की 8 दूनी 1600 रुपया पहला वर्ष में ब्याज देना होगा। दूसरा वर्ष में भी इसी तरह से इसका 8% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1600 रुपया ब्याज देना होगा। लेकिन दूसरा साल में इसका तो 8% का ब्याज तो देना होगा, फिर इसका भी ब्याज देना होगा, जो 1600 रुपया निकला उसका भी। तो इसका 8% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 88 से 128 रुपये। ठीक, ये 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब तीसरा साल में क्या होगा कि तीसरा साल में फिर से इसका 8% आने 20,000 का 8%, तो 20,000 का 8% क्या निकलेगा 1600 रुपये। अब तीसरा साल में क्या होता है कि इसमें तो ब्याज, अब इसका भी ब्याज देना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 8% 128 रुपये निकालें, जो कि यहाँ 128 रुपये हो जाएगा। ये पहला साल हो गया। अब तीसरा साल में इन दोनों का भी ब्याज देना होगा 8%। तो ये 1600 का फिर से 8% निकालेंगे, क्या निकल गया 128 निकल जाएगा, इसका 8% 128 रुपये। अब फिर से इसका भी 8% निकालना होगा, 128 रुपया का 8%। तो इसका क्या हो जाएगा 8%, 8/100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 8 64 6 8 2 16 6 22 2 8 8 2 10 24 बाय 100, आने के 2 आने के 10 रुपया 24 पैसा, 10 रुपया 24 पैसा ये निकल गया। ये पूरा का पूरा ब्याज निकल गया 3 साल में। ये वाला पूरा ब्याज देना होगा और ये जो उधार लिया है सो इतना टोटल मिला करके उसको देना होगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 16 16 यहाँ 32 और 16 3 4800 हो जाएगा। ये यहाँ पे 128 128 128 3 है, 3 बार 300 और उसको मल्टीप्लाई करें 3 8 24 2 3 2 6 2 8 और 3 1 384, यानी कि 128 और 128 3 बार जोड़ेंगे तो 384 रुपया और ये 10.24 रुपया क्या निकल गया 5। इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज और 20,000 ये जो लिया था उधार सो, टोटल कितना हो गया 194.24 5, 25,194.24 रुपया उसको देना होगा 3 साल के बाद। तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन में है, इसमें कह रहा है कि 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या 35,600 थी, तो महानगरों की ओर प्रवास के कारण इसमें प्रति वर्ष 5% की कमी आने लगी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है।
यानी कि 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो 35,600। ठीक, ये 2 साल पहले थी। बोल रहा है कि प्रवास के कारण जो है सो इसमें प्रति वर्ष 5% की कमी आने 5% की कमी आने लगी, यानी कि इसमें क्या बोल रही 5% की कमी आ रही, तो यानी कि 95% इसमें आगे बढ़ रहा है, 95% की दर से ये कम हो रहा है। 2 साल पहले बोला है, तो ये भी 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, तो भी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, तो इसमें 95 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 95 इंटू 100, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो जाएगा 95, ये 2 साल बोला तो दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्तमान जनसंख्या के बराबर हो जाएगा, यानी कि अभी की संख्या 2 साल बाद। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 5 20 हैं, 5 19 हैं, 5 चौका 5 19 हैं, 4 8 32, 3 4 9 36, तो क्या निकल गया 19 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 हो जाएगा, और ये 89। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होता है, कितना निकल गया 32,129 लोग आंसर, 32,129 लोग आंसर, इसका आंसर हमें बी ऑप्शन। फिर अगला नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,700 की राशि पर 6 महीने में 6.1/4 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कर रहा है। तो साधारण ब्याज यानी मूलधन की राशि कितना दे रखा है, 15,700 रुपये, ये इसको हम लोग मूलधन कहते हैं। फिर समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है 6 महीना, अगर इसको चेंज करें वर्ष में तो क्या हो जाएगा 6/12 वर्ष। ठीक, फिर आगे कह रहा है दर, दर आने के रेट जिसको हम लोग कहते हैं, रेट क्या दे रखा है 6.1/4%, इसको कहेंगे 25/4%। ठीक, साधारण दर क्या है 6.1/4 को 25% इसको लिख सकते हैं। साधारण ब्याज कुछ का साधारण ब्याज यानी कि एसआई, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। ठीक, तो मूलधन में क्या दे रखा है 15,700, समय क्या दे रखा है 1/2, और दर में क्या दे रखा है 25/4, यानी कि इसको 100 करेंगे, 1/2 तक यहाँ करेंगे, 4 यहाँ पे करेंगे। अब एक करके काटते जाते हैं, ये हो गया 4 दूनी 8, 2 8 हुआ, तो 8 से इसको 25 को काट देते हैं, 8 3 24, 1 8 1 8 2 बचा इसमें, तो 8 दूनी 16, और फिर 4 बचा, यानी कि 8 बचे 40, इतना निकल गया 3.125। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 157 को 3.125 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है आंसर आपका आ जाएगा 490.6 और कुछ आएगा इसमें। ठीक, तो इतना रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ये। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10% दूध को निकालकर पानी में लाया जाता है तथा इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरे बार कार्य समाप्त करने के बाद दूध की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे कि 10% दूध को निकाल रहे हैं और फिर उसमें पानी मिला रहे हैं और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं, फिर से 10% दूध निकाल रहे हैं, फिर से पानी मिला रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें शेष बचे दूध की मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिश्रण इंटू 1/100, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिश्रण जो मिलाया जाता है, मिलाया जाने वाला मिश्रण का प्रतिशत, मिलाने वाली मात्रा का प्रतिशत मिलाने वाली मात्रा का प्रतिशत करने का मतलब जो चीज मिलाया जा रहा है और फिर उसको बार बार निकाल के फिर दोबारा मिलाया जा रहा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कुल मिश्रण। ठीक, और ये प्रक्रिया जितनी बार कर रहा है, यानी कि 2 बार कर रहा है तो यहाँ पे 2 देंगे, अगर 3 बार कर रहा है तो 3, 4 बार कर रहा है तो 4, तो यहाँ पे इसको हम लोग n से डिनोट कर देंगे, n का मतलब वो कितनी बार उस प्रक्रिया को दोहरा रहा है। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। अब आगे हम लोगों का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोगों का क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से, इसमें कुल मिश्रण कितना है इसको पता नहीं, तो कुल मिश्रण हम लोग अपने से परसेंटेज का चैप्टर में कुछ भी होता है ना, तो इसमें क्या है कि इसमें 100 मानने का कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ को कुल मात्रा में 100%, का मतलब होता है 100। तो इसमें कुल दूध की मात्रा यहाँ पे दिया नहीं है, कुल मिश्रण कितना है, तो हम लोग मान लेंगे कि 100, क्या है कुल मिश्रण 100, तो इसमें बिठाते जाते हैं, 100 मिश्रण हो गया, टोटल कुल मिश्रण
इसमें मिलाया जाने वाला प्रतिशत कितना प्रतिशत मिला रहा है, 10% दूध उसमें मिला रहा है, 10% दूध को निकाल निकाल रहा है और फिर पानी मिला रहा है उसमें, 10% दूध निकाल रहा है फिर पानी निकाल रहा है, बार बार ये कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। फिर कुल मिश्रण के बारे में बताएंगे, तो कुल मिश्रण क्या है, ये 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को कितने बार कर रहा है, ये इस पूरी प्रक्रिया को ये कर रहा है 3 बार, 3 बार बनाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे 3 से इसको कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या निकलता है। यहाँ पे निकल जाएगा 100, यहाँ पे निकल जाएगा 100 में 10 घटेंगे तो 90/100 निकल जाएगा, और ये 3 बार है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90/100 इंटू 90/100। ठीक, यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, तो ये कट गया, यहाँ पे 2 शून्य है तो यहाँ पे 2 शून्य कट गया, यहाँ पे 1 शून्य है तो यहाँ भी 1 शून्य कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने क्या होता है, तो 9 81, 9 हो जाएगा 729/10, यानी कि हम लोगों का क्या निकल गया 72.9%, यानी कि शेष दूध की मात्रा कितना बच गया। ये ना पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इतना ये काम होने के बाद दूध की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी, तो शेष बचे दूध की मात्रा, शेष बचे दूध की मात्रा इसका तो कितना निकल गया 72.9% आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 33% उस संख्या के 4/5 हिस्से से 24 कम है, किसी संख्या कहने का मतलब मान के चलो x है, किसी संख्या कोई संख्या मान के चलो x है, चलो आप लिख लेते हैं माना संख्या इक्वल टू x। तो कह रहा है संख्या का 33%, इसका 33% क्या हो जाएगा 33/100। संख्या उस संख्या के 4/5 हिस्से, उस संख्या यानी कि इसका 4/5 हिस्से, 4/5 हिस्से से 24 कम है। ठीक, इससे 24 कम है, यानी कि इस संख्या का 4/5%, यानी कि क्या कहेंगे x इंटू 4/5, इस संख्या 4/5% से 25 कम, यानी कि 25 इसमें घटा देंगे, 25 कम है, और ये किसके बराबर है, x का 33%, उस संख्या का 33% के बराबर, यानी कि 33/100 इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, ऐसे एक बार देखते पढ़ लेते हैं। कहता है किसी संख्या का 33%, किसी संख्या का 33%, देखिए इतना x का 33% हो गया, संख्या उस संख्या यानी कि उस संख्या जो x है उस संख्या के 4/5 हिस्से से 25 कम है, सॉरी 24 कम है, तो यहाँ पे ये 24 कम है, 24 कर दी, ये वाला तुम्हारा बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 24 में 120 हो जाएगा बाय 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 33x/100। ठीक, यहाँ पे नीचे यहाँ पे नीचे, तो ये दोनों को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 20 चौका 80x हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 24 इतना आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 33x आ जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 80x माइनस 33x, और यहाँ पे हो जाएगा 2400। ठीक, 10 में 3 हो जाएगा 7, और 7 में 3 4, ये x इक्वल टू 2400, यानी कि 47x बराबर 2400 आ गया। ठीक, अब तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि 2400 को 47 से भाग देना होगा। चलिए, यानी कि हम लोगों का क्या निकल गया x इक्वल टू निकल गया 51.06। अब ऑप्शन में दे रखा है 51, तो यानी कि इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 51 आंसर हो जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक कार निश्चित यात्रा को 10 घंटे में पूरी करता है। कोई एक दूरी यात्रा आने की कोई दूरी है, टोटल डिस्टेंस को वो मान के चलो, टोटल डिस्टेंस मान के चलो d है, तो वो 10 घंटा में जो है सो पूरा कर लेता है। ठीक, टोटल दूरी को कितना 10 घंटा में पूरा कर लेता है वो। फिर आगे कहता है कि यह आधी दूरी जो है सो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है। तो आधी दूरी कहता है कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो आधी दूरी क्या हो जाएगा, यानी पूरा दूरी d है, तो आधी दूरी हम लोग कहेंगे तो d/2 हो जाएगा। यहाँ फिर से आधा दूरी, तो आप यहाँ पे d/2। तो पहला कह रहा है आधी दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है यहाँ पे, तो इसमें अगर हम लोग दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे टोटल दूरी को तय कितना कर रहा है 10 घंटा में तय कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आधी दूरी जो है सो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर दूसरी आधी दूरी जो है सो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम लोग अगर निकालें तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गया हमारा आधा, और चाल दे दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, ये हो गया, फिर से इस तरह से प्लस करेंगे, फिर आधा दूरी जो है सो दूरी यहाँ पे आधा, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब इस टोटल डिस्टेंस को जो है टोटल कितना समय में कर रहा है, टोटल समय दे रखा है हम लोगों का 10 आवर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, देखिए क्या होता है। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा d/60, यहाँ फिर से ये इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा d/60,
120, ये कैसे होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/60 आ जाएगा, तो हो जाएगा ना डिवाइड 120, वही चीज़ है। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब ये हो जाएगा 10 आवर के बराबर। ठीक, इसको निकालते हैं, क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 60 गुने 2D हो जाएगा, प्लस D हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3D इक्वल टू 10 इंटू 120 आ जाएगा, तो D, चलिए यहाँ पे 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी कि D बराबर क्या निकल गया, D बराबर निकल गया 400 किलोमीटर आंसर। ठीक, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल दूरी 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला प्रश्न में कहा है कि एक सीढ़ी के पांव दीवार से 6 मीटर की दूरी पे है। एक सीढ़ी के बारे में बोल रहा है, तो सीढ़ी चलिए बनाते हैं। सीढ़ी क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक, इस तरह से सीढ़ी और भी इसी तरह से बना रहेगा आगे। तो इसमें कह रहा है कि एक सीढ़ी के पांव दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। पांव मान के चलो एक पांव यहाँ रखा है और यहाँ पे ये पूरा का यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ से लेकर के ये दूरी जो बता रहा है वो 6 मीटर है। एक पांव सीढ़ी के दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, तो 6 मीटर हो गया। उसके बाद आगे कह रहा है कि यह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है, और ये जो है सो धीरे धीरे चढ़ चढ़ करके ये 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये सीढ़ी इतना ऊंचा है मान के चलो, तो ये सीढ़ी इतना ऊंचा है, तो ये यहाँ से बोल रहा है कि ये 8 मीटर की ऊंचाई तक है। कितना, 8 मीटर की ऊंचाई तक है। तो बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है। सीढ़ी मान के चलो ये तो यहाँ पे इस तरह से दिया है, लेकिन हम लोग चढ़ेंगे कैसे, पहले यहाँ पे एक में चढ़ेंगे, फिर दूसरा में चढ़ेंगे, तीसरा में चढ़ेंगे, इस तरह से कर करके हम लोग तिरछा यहाँ तक पहुँचेंगे। कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक, यहाँ तक पहुँचेंगे, तो वही बोला है कि ये सीढ़ी की लंबाई क्या है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या है। इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसको बना सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, ये दिया हुआ है यहाँ पे जा करके, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वाला पूछ रहा है। अगर इसका हम लोग नाम देते हैं, मान के चलो ये BC, तो AC का क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर बराबर होता है लंबा स्क्वायर, यानी कि ये B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, चलिए निकालते हैं। ये B स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आने 64, BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि ये सी अगर निकालें तो ये हो जाएगा 100, यानी कि क्या निकल गया 10 मीटर आंसर। क्या हो जाएगा 10 मीटर। सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगा 10 मीटर। सी ऑप्शन आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण 40 किलोग्राम गेहूं को 11.50 रुपये प्रति केजी की दर से और 20 किलोग्राम गेहूं 16 रुपये 25 पैसा प्रति की दर से खरीदानी की 2 टाइप का गेहूं खरीदता है, एक 11 रुपये वाला, एक 16 रुपये वाला। और फिर बोल रहा है कि वो दोनों प्रकार के गेहूं को मिश्रित करके उसको बेचता है, यानी कि दोनों प्रकार के जो गेहूं उसको मिला करके बेचता है। तो एक करके निकालता है। देखिए 40 किलोग्राम गेहूं को जो वो खरीदता है वो 11.50 रुपये की दर से खरीदता है, प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है। तो 40 किलोग्राम गेहूं का दाम क्या आ जाएगा 11.50 रुपये से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 460 रुपये निकल गया। क्या निकल गया 460 रुपये। और एक दूसरा 20 केजी खरीद रहा है, वो खरीद रहा है जाकर के 16.25 की दर से खरीद रहा है, तो इसको वही मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 16.25 से, तो इसका क्या निकल जाएगा, यानी कि क्या देख रहे हैं कि 325 रुपये इसका निकल गया। तो टोटल हम लोगों का क्या निकल गया 60 केजी। टोटल यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20, यानी 60 केजी गेहूँ का क्रम क्या आ जाएगा 460 रुपया, और इधर 325 रुपया, यानी कि क्या निकल रहा है 5 और 6 2 8 और 4 3 785 रुपया निकल गया। ठीक, आप इसको बोल रहा है कि 30% लाभ पाने के लिए इसको बेचना है, 30% इसमें लाभ कमाना है। इस टोटल में 30% लाभ कमाएगा। लाभ कमाने के लिए जो सो प्रति केजी के हिसाब से कैसे बेचेगा, तो 30% लाभ कमाने के लिए तो इसको कितना में बेचना होगा, तो यानी कि विक्रय मूल्य इसको निकालेंगे क्या आ जाएगा, इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा 785 क्रय मूल्य गुना कितना लाभ प्रतिशत में बोला है, तो 30%, यानी कि 100 प्लस 30% बाय 100, तो क्या आ रहा है 785 130 बाय 100। इसमें यहाँ पे कट गया 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 एक 2 5 25 3 7 35, तो क्या निकल गया हम लोगों का निकल गया 157 इंटू 13 बाय 2 रुपया। ठीक, इतना रुपया निकल गया, इतना रुपया में उसको बेचना होगा। तो ये बेचना होगा, ये 60 केजी का दाम। ठीक, 60 केजी को इतना रुपया में बेचना होगा, तब जाकर के 30% का लाभ होगा। लेकिन वही यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कितने दर से, यानी कि 1 किलोग्राम को कितना दर से बेचना होगा। तो ये 60 केजी का दाम इतना है, तो इसको 60 से भाग कर देंगे तो 1 केजी का दाम निकल जाएगा, यानी कि 157 गुना 13 बाय 2 गुना यहाँ पे हो जाएगा 60 केजी। अब देखिए क्या होता है 2041 बाय 120, इसको डिवाइड करके देखना होगा तब पता चलेगा। 2041 को 120 से डिवाइड करते हैं, चलिए देखते हैं 120 को 2041 को इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा
₹84,840 क्या बच रहा है ये? यानी कि क्या हम लोग देख रहे हैं, 1 केजी का दाम निकल गया ₹17। ठीक, ₹17। 1 केजी का दाम क्या निकल गया? ₹17। ₹17 की दर से वो बेचेगा, तब जाकर के 30% लाभ कमाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए आज इतना है, फिर अगले सेशन में मिलेंगे।